गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, चैप्टर संसाधन एवं विकास। ठीक है। अध्याय 3 खनिज व शक्ति संसाधन। चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है अपने को। और एक बात तो है कि भारत के पूरे विश्व में कई प्रकार के खनिज हैं। कई खनिजों के बारे में अपने को जानकारी होती है, कई खनिजों के बारे में अपने को जानकारी नहीं भी होती है। और अक्सर बच्चों देखते हैं कि खनिजों का उपयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। और इस धरती के गर्भ में कई ऐसे खनिज होते हैं जिनसे आज भी हम अनजान हैं। तो देखते हैं खनिजों के उपयोग। खनिज प्राय कठोर होते हैं, कुछ मुलायम भी होते हैं, लेकिन जो खनिज कठोर होते हैं इनका आभूषण रत्नों, इनका उपयोग रत्नों यानी कि आभूषणों में इसका प्रयोग किया जाता है। और कई प्रकार की शैलियों में ये जड़ा जाता है, जो कि रत्न यानी आभूषण जो 16 श्रृंगार का एक भाग होता है और हर कोई इसको पहनना पसंद करता है। अब देखिए तांबा जो है, जो सिक्के, इनसे सिक्के बनाए जाते हैं और ये पाइप बनाने में उपयोग में लिए जाता है। फिर कंप्यूटर में भी सिलिकॉन का प्रयोग होता है, क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। ये भवन निर्माण में, हवाई जहाज बनाने में, बोतल बंदी उद्योग में, रसोई के बर्तन बनाने में, ऑटोमोबाइल्स में भी काम आता है। और एल्यूमिनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। ये खनिजों का उपयोग होता है। अब खनिजों का संरक्षण यानी कि खनिजों को कैसे बचाया जाए। खनिज नवीनीकरण संसाधन हैं, यानी कि इनका जो निर्माण होता है, इनके निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं और संचयन में भी कई वर्ष लग जाते हैं, जो कि नवीनीकरण ही हो सकते हैं। इनको वापस दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते अपन। तो मानवीय उपभोग यानी कि इसका उपभोग करते हैं, खर्च करते हैं, उसकी उपभोग की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी होती है। बच्चों, इस धरती के गर्भ में कई ऐसे खनिज अपन को पता ही नहीं रहता है कि किस प्रकार अपन जल को भी ऐसे ही गिरा देते हैं, हो जाता है। लेकिन इसका उपयोग भी हमें ढंग से करना चाहिए, कोयले का भी उपयोग हमें ढंग से करना चाहिए। तो ये धातुओं का पुनर्चक्रण है, ये पुनर्चक्रण होता है। इसका कम प्रयोग किया जाए, यानी कि जहाँ प्रयोग करना वहीं किया जाए इसका, और फिर इसका पुनः प्रयोग भी कर सकते हैं अपन। यानी कि जितना ज़रूरत हो उतना ही हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे वो बचा रह सके। इसका वो धीरे धीरे हल्का हल्का बनता रहे और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया चलती रहे। शक्ति संसाधन, शक्ति यानी पावर, ऊर्जा, एनर्जी। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण। देखिए बच्चों, जीवन में हमें कोई कार्य करने के लिए हमें पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीना चाहिए। तो अब देखिए उद्योगों में खनिजों में किस प्रकार ये प्रयोग किया जाता है। तो ये शक्ति या कोई भी काम करने के लिए उसमें एनर्जी भी चाहिए होती है। तो ये उद्योग, कृषि, संचार, परिवहन यानी आवागमन के साधन, प्रतिरक्षा, रक्षा में भी इसका प्रयोग किया जाता है, शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब ऊर्जा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, परंपरागत और गैर परंपरागत। अब परंपरागत जो स्रोत हैं वो देखते हैं, जो परंपरा से ही हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि परंपरागत स्रोत
जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे, लंबे समय से ये उपयोग में लाए जा रहे हैं, जिसे परंपरागत स्रोत कहते हैं, जो कि ये भी दो प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में जो लंबे समय से सामान्य रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं, ये दो प्रकार के हैं। वो कौन से? ईंधन और जीवाश्मी ईंधन। अब ईंधन क्या है? ईंधन जो है वो, अब जीवाश्मी ईंधन तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल स्रोत इत्यादि। अब ईंधन क्या है? इसका उपयोग क्या है कि खाना पकाने में और भी कोई चीज़ पकाने में, और उष्मा यानी गर्मी प्राप्त करने में। हमारे देश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में 50% लोग ईंधन, लकड़ी इत्यादि का, गोबर, उपलेव का प्रयोग करते हैं। इसी से ईंधन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए जीवाश्मी ईंधन कौन से? पौधों। अब वो कैसे बने, किस प्रकार बने? आपने कई सभ्यताओं के उदाहरण भी देखे होंगे। तो वो सभ्यताएं किस प्रकार बची, किस प्रकार नहीं बची, किस प्रकार इस धरती के गर्भ में कोयला, पेट्रोल, गैस, लिग्नाइट, ऑल ओवर खनिज किस प्रकार बने। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे, वह ताप व दाब के प्रभाव से ही ये जीवाश्मी ईंधन में बदल गए। ये जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए। और वो जीवाश्मी ईंधन कौन कौन से, किन किन रूपों में परिवर्तित हो गए? कोयला बन गया, पेट्रोलियम बन गया, प्राकृतिक गैसें बन गई, जल विद्युत बन गई, और भी कई चीज़ें बन गई। और वो जीवाश्मी ईंधन कौन से थे? पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे, और दबने पर उसमें ताप और दाब का जो प्रभाव पड़ा, उसमें वो बदल गए। जो जैसी अवस्था में थे उसी अवस्था में वो बदल गए, ठीक है। अब जीवाश्म ईंधन में पहला कौन सा है? कोयला। अब कोयला का उपयोग कहाँ करते हैं? घरेलू ईंधन में भी, घरेलू उपयोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोयले से खाना भी बना सकते हैं, और भी चीज़ें उपयोग में ले सकते हैं। फिर दूसरा था कि उद्योगों में लोहा और इस्पात, वाष्प यानी गैस इंजनों यानी भाप के इंजनों, और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। बच्चों ध्यान देना कि विद्युत उत्पन्न करने में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कोयला, ध्यान देना। अब देखिए, कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। अब प्रश्न आ जाएगा तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं बच्चों? तो कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न व दलदली और फर्न यानी कि ऊपरी परत, हल्की परत के रूप में पृथ्वी परतों में दबने से बना, ठीक है। ये अंतर्हित धूप के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्हित धूप में भी, क्योंकि कोयला गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है, लेकिन कुछ कोयले गर्म भी होते हैं, कुछ पथरीले भी होते हैं, जिसे अंतर्हित धूप के रूप में भी उसको जाना जाता है। अब कोयला विश्व में कहाँ कहाँ होता है? चीन, ध्यान देना, चीन का नाम आते आपके दिमाग में क्या बातें आ रही है, लेकिन अपने यहाँ देखते हैं कोयला चीन में उत्पाद होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, और फ्रांस, ठीक है। और भारत में देखिए, भारत के उत्पादक क्षेत्र कौन से? रानीगंज। अब आपको पता है रानीगंज पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, झरिया, धनबाद, बोकारो, ये सभी कहाँ है? झारखंड स्टेट में, झारखंड राज्य में,
ठीक है। अब देखते हैं पेट्रोलियम। पता है ना आपको, पेट्रोलियम, पेट्रोल से कार भी चलती है, और कभी कभी ये देखते हैं कि साइकिल कभी चरमरा जाती है तो कुछ तेल का भी प्रयोग किया जाता है, उसमें चरमरा जाती है, गड़बड़ हो जाती है, तो उसमें भी कुछ न कुछ तेल का उपयोग किया जाता है, तो फिर वो फटाफट, कई ऐसी मशीनें होती हैं उसमें भी लिक्विड का प्रयोग किया जाता है, तो वो फटाफट एक्टिव हो जाती है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो शब्द है लैटिन भाषा के पेट्रो से बना है, और पेट्रो का अर्थ होता है सेल, सेल यानी पत्थर, ठीक है। और ओलियम, ओलियम यानी तेल। ये तेल कैसा होता है? ये गाढ़ा और काले द्रव्य का होता है। अब पेट्रोलियम कहते किसे हैं वो देखना। ये गाढ़े व काले द्रव्य के रूप में सेलों की परतों के बीच में होते हैं। सेलों की परतों के बीच में ये जो होते हैं उसे ही जो अपतटीय, जो तटीय भाग नहीं हो, और तटीय क्षेत्रों में जहाँ स्थित तेलीय क्षेत्रों में होते हैं। ध्यान देना, अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में होता है। फिर इसे परिक्रमणशाला, परिक्रमणशाला यानी कि तेल को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए भेज दिया जाता है, और फिर भेज देने पर जहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण यानी उस भाग में घूम चलता है, साफ होता है, और इससे भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद भी बनाए जाते हैं, जिसमें देखते हैं क्या क्या बनता है। मोम, प्लास्टिक, डीजल, पेट्रोल इत्यादि इस पेट्रोल से बनते हैं। और पेट्रोलियम व इससे बने उत्पाद को काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम व इससे बने उत्पाद को क्या कहते हैं? काला सोना। तो प्रश्न आ जाएगा कि काला सोना किसे कहते हैं? कि पेट्रोलियम व उससे बने उत्पाद को काला सोना कहते हैं। अब पेट्रोलियम के उत्पादक देश कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, इराक, सऊदी अरब, रूस, वेनेजुएला, ठीक है। और कई ऐसे देश भी हैं। और भारत में असम में कहाँ है? डिगबोई में। कहाँ है? डिगबोई। और मुंबई में बॉम्बे हाई। और फिर कृष्णा और गोदावरी डेल्टा पर, अब कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में बहती है, गोदावरी महाराष्ट्र में बहती है। और डेल्टा, अब ये डेल्टा जो है वो क्या है कि नदी का पानी जब गिरता है तो अलग अलग भागों में गिरता है, और इसमें ये जब गिरता है तो समुद्र का जो भाग होता है उसमें से भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ इसमें मिलते हैं, और ये एक त्रिभुजा आकार में बन जाता है, वो डेल्टा कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, प्राकृतिक गैस के बारे में आपको पता ही है बच्चों कि आज गैस में कई उजुला गैस के रूप में, कई एलपीजी गैस, इस प्रकार गैसें हमें मिलती हैं जो घरेलू रसोई में हमारे काम आती हैं। और जिसमें देखिए घरेलू व वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन पहले इसको देखते हैं कि ये प्राकृतिक गैस है क्या। ये है पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। निक्षेपों यानी भंडार के रूप में पाई जाती है, और ये निर्मुक्त होती है, बिल्कुल मुक्त होती हैं। और जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, यानी कि अपरिष्कृत तेल को धरातल पर
लाया जाते हैं, इसको साफ किया जाता है, फिर इसको घरेलू यानी रसोई घरों में हर प्रकार की घरेलू चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि आजकल चूल्हे का प्रयोग लोग कम करते तो हैं, लेकिन कम करते हैं, आजकल गैस का उपयोग ज़्यादा करते हैं। और वाणिज्यिक ईंधनों में, वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी गाड़ी, इस प्रकार गाड़ियों में आजकल घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और फिर इसके उत्पादक देश है रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड आदि। ठीक है। और भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो अभी मैंने बताया, त्रिपुरा और मुंबई। ठीक है। जैसलमेर जो कि एक रेगिस्तानी थार का रेगिस्तान है, इसमें पहले लोगों को पता नहीं था कि किस प्रकार क्या चीज़ हो रही है। यहाँ कई ऐसे भंडार मिल जाते हैं कि लोगों को आज भी पता नहीं है। लेकिन आज ये जो जैसलमेर, बाड़मेर जो ज़िले हैं वो सोना बोलते हैं आज। यहाँ जिप्सम भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पानी कम मिलता है, सबसे बड़ी बात है पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ तेल के भंडार, कोयले के भंडार, गैस के भंडार, पेट्रोलियम के भंडार बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है। जहाँ ये जगह निर्जन पड़ी रहती थी, सुनसान पड़ी रहती थी, आज यह एक स्वर्ग बन गया है। लोगों का इतना आवागमन हो गया जैसे कोई मिनी बॉम्बे बन गया है। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा जो कि भारत के पूर्व में है, और मुंबई उत्तरी पूर्व में। फिर देखो सीएनजी गैस, इसका अर्थ होता है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसको पर्यावरण का हितैषी भी कहा जाता है बच्चों। इसको क्या कहा जाता है? पर्यावरण का हितैषी। क्यों? क्योंकि ये प्रदूषण नहीं फैलाता, ये ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि ये पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करता है, बहुत कम, न्यून के रूप में। ठीक है। फिर देखते हैं आगे, जल विद्युत। जल ही जीवन है, बिन पानी सब सून। ठीक है ना। तो देखिए बांधों में अब जल विद्युत कैसे, क्या इस प्रकार होता है कि बांधों में जल या नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए, ऊंचाई से गिराने के लिए, ध्यान देना, ऊंचाई से गिराने के लिए इसको संग्रहित किया जाता है। इसको क्या क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है। और फिर देखें, बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता है। और फिर ये जल बांध के नीचे स्थित एक टरबाइन होता है। जल बांध के नीचे एक टरबाइन होता है। टरबाइन यानी कि एक देखते हैं कि एक इस प्रकार का एक बॉक्स होता है, उसमें वो पानी गिरता रहता है। ठीक है। उसमें वो पानी गिरता है। और फिर जो इसके ये जो पंखुड़ियाँ होती है, यहाँ पे ये पंखुड़ियाँ घूमती है। ठीक है। टरबाइन के ऊपर ये पानी गिरता है, और फिर ये घूमते हुए ब्लेड जनरेटर, जहाँ ये ब्लेड जनरेटर था ना, ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं, कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए घुमाते हैं। इसे ही जल विद्युत कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग, फिर देखिए, जल विद्युत उत्पन्न करने के बाद जल उत्पन्न हो गया कैसे, कि बांधों के जल या नदी के जल को ऊपर से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है, और बांध के अंदर से पाइप द्वारा बहता है,
जल बांध के नीचे से एक टरबाइन के ऊपर गिरता है और घूमते वो ब्लेड जनरेटर होता है। उनकी ब्लेडें जो होती है वो जनरेट होती हैं और इससे विद्युत के लिए घुमाते हैं, और विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बचता है वो उसका उपयोग कृषि के लिए, खेती के लिए उपयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। किससे? जल विद्युत से उत्पन्न होता है। कितना? विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत के लिए उत्पन्न होता है। इसके उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, चीन, ये इसके देश। भारत में देखिए भाखड़ा नांगल जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त में है। और गांधी सागर कहाँ पड़ता है? एमपी में, ठीक है। नागार्जुन सागर कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और दामोदर नदी जिसको बंगाल का शोक भी कहते हैं। बंगाल का शोक मतलब जब भी ये नदी आती है तो पश्चिम बंगाल में कुछ न कुछ नुकसान होता है, तो इसे वेस्ट बंगाल का शोक भी कहा जाता है, दामोदर नदी घाटी। तो अपन ने देखा कि भारत में जल विद्युत कहाँ उत्पन्न होता है, ये परियोजना कहाँ है? भाखड़ा नांगल जो पंजाब और हिमाचल के संयुक्त में है, और गांधी सागर बांध एमपी में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, दामोदर नदी घाटी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान देना कि परंपरागत स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इस प्रकार के हैं। तो आपको वीडियो अच्छी तरह से वापस सुनना है, अच्छी तरह से वापस पढ़ना है, और प्रश्नों को ढंग से पढ़ना है, और ढंग से इनके उत्तर भी देने हैं, और आपको अच्छी तरह से लिखना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। प्रत्येक प्रश्न करने के बाद लाइन खींचनी है, कॉपी पर डेट लगानी है, कॉपी पर पेज संख्या भी लगानी है, क्योंकि बोर्ड में आपको अच्छे से अच्छा कार्य करना है। क्योंकि पहले से ही आप अच्छी राइटिंग लिखेंगे तो वो एक हैबिट बन जाएगी, ठीक है। थैंक यू।